हेलो दोस्तों, मैं आर्यन सर। आज से हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी को जो सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण एवं संघन वृद्धि। जो हम लोग एक एक पॉइंट लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। विश्व जनसंख्या पूरा विश्व का जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। किस देश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, कौन सा महादेश में जनसंख्या कम है, कौन सा महादेश में है, किस देश में जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है, किस देश में नहीं है, इसके बारे में देखेंगे। और किस देश में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और वृद्धि ज़्यादा है, विश्व जनसंख्या के बारे में हम लोग देखते चलेंगे। जो एक एक पॉइंट है। चैप्टर का देखिए, जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण मतलब जनसंख्या लोग क्यों वितरण होता है, इस बात को हम लोग देखेंगे। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर लोगों के वितरण की व्यवस्था। जनसंख्या को समान रूप से वितरित नहीं किया जा सकता है। जनसंख्या वितरण का अर्थ है कि पृथ्वी की सतह पर लोगों की वितरण की व्यवस्था। मतलब पृथ्वी की जनसंख्या वितरण का मतलब पृथ्वी के सतह पर लोगों की वितरण कैसे होता है। जैसे एक जगह से दूसरे जगह जनसंख्या क्यों लोग जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जनसंख्या लोग क्यों रहना पसंद करता है, कुछ वितरण डिस्ट्रीब्यूट यानी कि डिस्ट्रीब्यूट। जनसंख्या को समान रूप से वितरित नहीं किया जा सकता है। जनसंख्या को क्योंकि दुनिया की जनसंख्या को समान रूप से वितरित नहीं किया, यानी कि समान रूप मतलब सब जगह समान हो, वैसा वितरित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि क्योंकि दुनिया के 90% आबादी ये अपने भूमि क्षेत्र का 10% पर ही 90% जनसंख्या है। जो 10% पर दुनिया का 90% आबादी केवल 10% में ही रहती है। 10% पृथ्वी के धरातल पर ही रहती है और उसके बाद और बाकी खाली रहता है। दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश है। दुनिया की आबादी वाले लगभग 60% योगदान करते हैं। जैसे 10 देशों में से 6 एशिया। दुनिया के टोटल 10 देश ऐसा है जिसके पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जो 60% जन आबादी वह 10 देश से ही है, जिसमें 6 गो देश एशिया से है। जिसमें 6 गो देश एशिया से। जैसे एशिया में आपको देश हो गया सबसे ज़्यादा। अभी एनसीईआरटी की किताब में अभी तो चीन दिखा रहा है सबसे ज़्यादा जनसंख्या, लेकिन अभी करेंटली का जो न्यूज आया है उसमें भारत सबसे ज़्यादा चल गया था, भारत चल गया है। यानी भारत, चाइना, सिंगापुर, जापान, ये इंडोनेशिया, ये सब के पास जनसंख्या ज़्यादा है अपना एशिया के। अब जनसंख्या घनत्व यानी घनत्व, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व मतलब आम भाषा में समझल जाए तो जैसे जैसे एग्जाम्पल में प्रति इकाई क्षेत्रफल, यानी कि मान लीजिए 1 किलोमीटर में कितना जनसंख्या रहता है, उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे किसी गांव में 1 किलोमीटर में 500 आदमी है, कहीं एक गांव में 1 किलोमीटर में 10 ही आदमी है, तो जनसंख्या घनत्व 500 वाला के ज़्यादा हुआ। यानी जनसंख्या घनत्व उसी को कहेंगे सबसे ज़्यादा है। यानी कहता है प्रति इकाई, यानी ये प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितना क्षेत्रफल पर जनसंख्या घनत्व कहते हैं, वही बात है। इसका मतलब भूमि के आकार के लोगों की संख्या के बीच का अनुपात लगाते हैं। कहता है अनुपात इसलिए है कि 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है उसका अनुपात लगता है। जैसे घनत्व के बराबर फॉर्मूला होता है। जैसे घनत्व अगर निकालना है तो टोटल जनसंख्या बटे टोटल क्षेत्रफल से टोटल जनसंख्या को जोड़कर टोटल क्षेत्रफल से भाग देंगे तो वो जनसंख्या घनत्व आएगा। वह कहता है इसका एक अनुपात निकालते हैं लोगों की संख्या, लोगों की जनसंख्या के बारे में। यह आमतौर पर प्रति व्यक्ति जनसंख्या क्षेत्र के घनत्व में मापा जाता है। कुछ क्षेत्र में घनी आबादी वाले देश है, जैसे घनी आबादी वाला देश जैसे उत्तरी पूर्वी अमेरिका के पास भी जनसंख्या है। जैसे उत्तरी पश्चिम में यूरोप के पास भी उत्तरी पश्चिम में सबसे ज़्यादा है। उत्तरी पश्चिम के मतलब देखिए, यहाँ बच्चों को समझ नहीं आता कि उत्तरी पूर्वी ये अमेरिका क्या हुआ। जैसे आप अगर विश्व का मैप रखते हैं तो विश्व के मैप में उत्तर दक्षिण देखकर आप समझ सकते हैं। जैसे उत्तर कह ऊपर वाला भाग को उत्तर कहा जाता है, ऊपर वाला भाग को उत्तर, नीचे वाला भाग को दक्षिण कहा जाता है, नीचे वाला भाग को दक्षिण।
अगर आप मैप है तो मैप में आप देख सकते हैं। इसके बाद इधर वाला भाग को पूर्व कहा जाता है, इधर वाला भाग को पश्चिम कहा जाता है, पश्चिम कहा जाता है। जैसे उत्तरी पूर्वी कहा, तो उत्तरी पूर्वी मतलब इधर पूर्व हुआ, तो जैसे मान लीजिए ये अमेरिका है, तो अमेरिका के इस भाग को उत्तरी पूर्वी कह सकते हैं। तो यहाँ उत्तरी पूर्वी, फिर उत्तरी पश्चिम यूरोप, यूरोप में, फिर दक्षिण यूरोप में, दक्षिण दक्षिण में तुम्हारा पश्चिमी पूर्वी में एशिया, एशिया में भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। कुछ क्षेत्र बहुत कम आबादी वाले हैं, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्र में मतलब लोग कम रहता है। भूमध्य रेखा के पास ऊंचे वर्षा क्षेत्र, जबकि कुछ क्षेत्रों में मध्यम चीन, दक्षिण भारत, नॉर्वे, स्वीडन आदि जैसे घनत्व है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ आपका बताया ध्रुवीय क्षेत्रों के पास जनसंख्या कम है, ये क्यों है, ये इस पॉइंट को देखेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए ये आपका एक अर्थ, ये अर्थ है, पृथ्वी है। पृथ्वी के इस नीचे वाला भाग हो या ऊपर वाला भाग को ही ध्रुव कहा जाता है। नीचे वाला भाग को ही ध्रुव, ये इसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव, इसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। एंड इस नीचे नीचे वाला को कहता है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। लोग देखिए यहाँ के एक इक्वेटर है, इसी को भूमध्य रेखा कहा था है। इसको क्या कहा था है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इसको कहा था भूमध्य रेखा। यानी कि यहाँ जो लोग जब सूर्य उगता है सन, तो इसी के आसपास ही रहता है, इसी के आसपास। यहाँ सूर्य का रोशनी कम देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। यहाँ ठंडा ज़्यादा रहता है, इस भाग में ठंडा ज़्यादा रहता है, यहाँ भी ठंडा ज़्यादा रहता है। ठंडा ज़्यादा रहने के कारण यहाँ लोग रहना पसंद नहीं करता है, यहाँ लोग नहीं रहता है, ठंडा ज़्यादा पड़ता है, इसलिए लोग ज़्यादा इस वाला भाग को, ज़्यादा इस वाला भाग में ही लोग रहता है। जैसे हमारा इसी वाला भाग में हम लोग का भी, इंडिया का भी घर है इसी में है, तो ये लोग यहाँ रहता है। इस पॉइंट को भी बाद में चलेंगे। जनसंख्या घनत्व की गणना कैसे करेंगे, तो वो हम आप लोगों को फॉर्मूला बटेबे तो इसी पर होगा। जनसंख्या घनत्व मापने के लिए कुल जनसंख्या आपको कुल क्षेत्रफल से भाग देते हैं, तो वो जनसंख्या घनत्व हुआ। टोटल पहले जनसंख्या गिन लेंगे, उसके बाद टोटल कितना क्षेत्रफल है उसे भाग देंगे, उसके बाद उससे निकल जाएगा जनसंख्या घनत्व। जैसे उदाहरण लिया है, जैसे मान लीजिए किसी देश का जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या इतना है यानी, और वहाँ का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका कैसे निकालेंगे, हम अभी आपको बताया है कि घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। जैसे कुल जनसंख्या कितना है, कुल क्षेत्रफल 3 3 3 6, अब बटे इतना से, इसके बाद आप इसको भाग दीजिएगा, तो इसके बाद भाग दीजिए, यानी कि 100 आ गया, यानी कि 100 इसकी घनत्व है। जनसंख्या घनत्व इतना 100 है, जैसे वही निकाला हुआ है, 100 प्रति वर्ग घनत्व किलोमीटर में होगा। नोट, ऐसे क्षेत्र जहाँ 200 से अधिक जनसंख्या घनत्व रहता है, जैसे किसी एरिया में 200 से अधिक लोग 1 किलोमीटर में के अप्रॉक्स में रहता है, तो उसको कहते हैं संघन वाले क्षेत्र। संघन मतलब घाना, संघन मतलब ज़्यादा घाना रहता है, उस ऐसे क्षेत्र को संघन वाले क्षेत्र कहा जाता है। ये संघन वाले क्षेत्र को आबादी क्षेत्र कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है, किसी क्षेत्र में निश्चित समयावधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी मान लीजिए किसी जनसंख्या वृद्धि के, जैसे मान लीजिए हम 1 साल में किसी जनसंख्या को वृद्धि कैसे देखेंगे, 1 साल में 500 लोगों की जन्म हुआ, उसको हम देखेंगे जनसंख्या यहाँ वृद्धि हुआ। जनसंख्या वृद्धि को हम लोग 2 कैटेगराइज में बांटे हैं, एक जनसंख्या धनात्मक वृद्धि, एक जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि, जो हम लोग नीचे देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि के दो प्रकार को देखते हैं। जनसंख्या धनात्मक वृद्धि क्या हुआ, जैसे मान लीजिए किसी शहर में 500 लोग बच्चा के जन्म हुआ, 500 का जन्म हुआ मान लीजिए, उसमें से 250 बच्चा हो या किसी की उसमें मृत्यु हो गया, 250 बच्चे की मृत्यु हो गया, तो हम अति वृद्धि दर कैसे निकालेंगे, 500 में से घटाएंगे, यानी कि घटाएंगे 250 आएगा, तो 250 मेरा डेवलप हुआ, वृद्धि हुआ, तो उसी को कहेंगे जनसंख्या धनात्मक वृद्धि। यहाँ जनसंख्या यहाँ वृद्धि हुआ है। जैसे वही बात होगा, जनसंख्या धनात्मक किन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, जन्म दर सबसे ज़्यादा मृत्यु दर से अधिक हो, तब वहाँ का जनसंख्या धनात्मक वृद्धि दर कहलाते हैं।
वहाँ की जनसंख्या धनात्मक वृद्धि दर कहलाती है। जैसे जनसंख्या धनात्मक वृद्धि, जैसे अपना भारत भी ले सकते हैं। देख रहे हैं कि भारत में कितना जनसंख्या हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में करंट में लिखाया गया है 142.86 करोड़ जनसंख्या अपना भारत के होला है। हम लोग चीन से भी भाग रहे हैं। हम लोग के देश में बेरोजगारी ही इतना ही है कि लोग क्या करें, बेरोजगारी में कुछ सूझ नहीं रहा है। यहाँ शादी ब्याह हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि चल रहा है, यही हो रहा है। तो बेरोजगार लोग बैठ के क्या करें। जनसंख्या की ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब हो क्या, किसी देश की, किसी मान लीजिए किसी देश का जन्म जन्म मान लीजिए 200 बच्चा के जन्म हुआ। तो देखिए जन्म मान लीजिए किसी देश का जन्म 200 हुआ, सपोज दैट मान लेते हैं। अब मृत्यु हो गया आपको 300, मृत्यु 300 हुआ, तो यहाँ तक मृत्यु सबसे ज़्यादा हुआ। कितना कितना के पास मृत्यु सबसे ज़्यादा हुआ, 100। 100 के पास यहाँ वही मृत्यु सबसे ज़्यादा, तो उस देश की जनसंख्या आपको समझ रहा है, स्वाभाविक बात है वहाँ कम जाएगा, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या कम जाएगा, इसे उसको जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर कहेंगे। उसी को जनसंख्या ऋणात्मक, जैसे किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, जन्म दर ये कम जाए और ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, तो तब वहाँ की जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कर, वहाँ जनसंख्या बहुत है। जैसे जापान अभी हाल ही का देश है जो उसका मृत्यु जनसंख्या बहुत ही कम रहा है। वहाँ का मृत्यु दर ज़्यादा है, जन्म दर कम है। वहाँ के लोग सब ज़्यादा जनसंख्या नहीं फैलाना चाहता है। वहाँ का पढ़ाई की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। अपना इंडिया लेखा नहीं है कि जैसे तैसे जन्म दे दिए, बस शिक्षा व्यवस्था के कोई तरीके नहीं है। वहाँ शिक्षा व्यवस्था भी ज़्यादा है और इसलिए तो देखते डेवलप भी है, तो इसलिए वहाँ जनसंख्या ऋणात्मक हो रहा है। जैसे अपना देश में 1900, अपना जिस समय जनगणना हुआ तो 1911 से 21 में 1911 से 21 में जनसंख्या ऋणात्मक रह गया था। इसीलिए 1921 को महाविभाजक वर्ष भी कहते हैं। महाविभाजक महा महा इसीलिए 1921 को देखे होंगे महाविभाजक वर्ष भी कहते हैं, क्योंकि उस समय अपना देश की जनसंख्या ऋणात्मक हो गया था, इसलिए महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। तो जनसंख्या वास्तविक वृद्धि दर क्या होता है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर की गणना दिए गए सूत्र द्वारा की जा सकती है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर, यही जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर, ये फॉर्मूला आप लोग लिखा गया। कैसे निकालेंगे, जन्म में से मृत्यु घटा देंगे, जन्म में से मृत्यु घटा के जो बचेगा उसका आप्रवास उत्प्रवास क्या हुआ। आप्रवास मतलब दूसरे देश से अपने देश में आता है, उसको आप्रवास कहते हैं। सिंपल भाषा में समझे तो दूसरे देश से अपने देश में, कोई भी देश में आता है, अपना देश में आता है कोई व्यक्ति और रहने लगता है, उसको आप्रवास कहेंगे। उत्प्रवास कहेंगे जो अपने देश से दूसरे देश में जो व्यक्ति चल जाता है उसको कहेंगे उत्प्रवास। जैसे 1971 में जब बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ अपना भारत का, तो उस समय कितना आप्रवासी अपना बांग्लादेश से आ गया था। ठीक है, अब माल्थस सिद्धांत क्या दिए थे इसमें बारे में। माल्थस सिद्धांत, थॉमस माल्थस सिद्धांत 1893 दिए थे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि थॉमस माल्थस सिद्धांत कब दिया, 1893 के अनुसार लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिमाण आकार, बीमारी, युद्ध द्वारा उसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। मतलब जनसंख्या गिरावट कब आएगा, जब वहाँ अपने यहाँ अकाल आएगा, बीमारी आएगा, युद्ध द्वारा कुछ अचानक युद्ध हो जाएगा, उस समय जनसंख्या ऋणात्मक हो जाएगा आप लोगों को। ये माल्थस सिद्धांत 1893 में बोले थे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक, जनसंख्या वितरण मतलब जनसंख्या यहाँ से लोग वहाँ जनसंख्या क्यों रहना लगता है, वो क्या क्या कारण है, उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारण, जनसंख्या वितरण 3 कारक है। जनसंख्या वितरण, एक भौगोलिक कारक, एक आर्थिक कारक, एक सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। यानी भौगोलिक कारक में तो लोग ऐसी व्यवस्था, जैसे जगह वगह रहने का क्या चाह है, वहाँ क्या क्या क्लाइमेट है, क्या ये सभी लोग डिपेंड करता है लोग रहना। फिर उसके बाद आर्थिक, कहाँ मतलब गरीबी भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए किसी जगह जाएंगे वहाँ काम रोजगार जल्दी मिल जाता है, वहाँ लोग जल्दी रहना पसंद करता है। सामाजिक कारण मतलब कि लोग समाज में भी रहना पसंद करता है, वही सामाजिक कारक हुआ। ठीक है, प्राकृतिक कारक, जैसे ऊंचा वच, उच्च प्राकृतिक कारक में तो आपका ऊंचा वच,
यहाँ से हम लोग इस पॉइंट से नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आप लोग को आएगा, उस वीडियो में हम लोग इस बात को अच्छे तरह से समझेंगे। यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, हर कॉपी में लिखिएगा एक एक पॉइंट करके, और उसको एक 5 बार कम से कम रिवीजन कीजिएगा, जरूर याद आ जाएगा। 5 बार रिवीजन करने के बाद अगर आपको किसी बच्चा को चाहिए इसका अगर पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए मेरा नंबर पर पीडीएफ के लिए मेरा विलास देखिए ये 55 है। इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, इस नंबर पर हमको मैसेज कीजिएगा, तो आपको पीडीएफ यह प्रोवाइड किया जाएगा। इस नंबर पर किसी भी बच्चा को पीडीएफ चाहिए। हाँ याद है, पीडीएफ लेने के बाद ये मतलब कि नहीं कि आप पीडीएफ मोबाइल में रख लिए और उसको कोई ध्यान नहीं दे। तो पीडीएफ लेने के बाद आप उसको अच्छी तरह से ढंग तरह बढ़िया से राइटिंग सुंदरता बना बना के लिखेंगे, और उसको कम से कम याद नहीं करना है, 5 बार कम से कम रिवीजन करना है, आपको वह अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अगर अगर यहाँ से कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा गलती हो गया है हमसे, तो कोई भी, तो आप हमको कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सअप मैसेज भी दी है, व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जरूर है से और अच्छा सुधिया किया जाएगा, अच्छी तरह से बनाया जाएगा।